परिनिर्माण दिवस आज संसद में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। इंडिगो फ्लाइट संकट और गहराया, 500 फ्लाइट कैंसिल, एयरपोर्ट पर यात्री हो रहे परेशान। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखी गई बाबरी मस्जिद की नींव रखी निलंबित, टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने रखी आधारशिला। बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी पर यूपी में सुरक्षा सख्त, अयोध्या, काशी, मथुरा में सुरक्षा सख्त। डिटेंशन सेंटर का मॉडल आया सामने, 15,000 लोगों की क्षमता के सेंटर का डेमो तैयार। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड हुई शुरू, आईएमडी ने कड़ाके की ठंड पड़ने पर जारी किया अलर्ट, कई राज्यों में बारिश की जारी हुई चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देशी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इंडिगो संकट, सरकार का आदेश एयरलाइंस किराया ना बढ़ाए। आज 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, 4 दिन में 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। 3 लाख यात्री परेशान हुए। चार दिन में 2000 से ज्यादा उड़ानें हुई रद्द। तीन लाख यात्री हुए परेशान। दिल्ली से खबर, इंडिगो संकट, सरकार का आदेश। आज 400 से ज्यादा फ्लाइट हुई कैंसिल, 4 दिन में 2000 से ज्यादा उड़ानें हुई रद्द। दिल्ली से खबर, इंडिगो संकट, सरकार का आदेश। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर एक निजी स्कूल में टीचर द्वारा छात्र की पिटाई करने का मामला सामने आया, जहां पर टीचर द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब न देने पर टीचर द्वारा डंडों से पिटाई की गई। बेरहमी से की गई पिटाई के कारण उसका बदन नीला पड़ गया। छात्र पूरे दिन दर्द से कराहता रहा, लेकिन उसने परिजनों को कुछ नहीं बताया। देर शाम जब दर्द सहन नहीं हुआ तो वो रोने लगा और परिजनों को बीती बताई। परिजन छात्र को लेकर रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उसे उपचार दिया गया। आदमी की आदमी की कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? वीआईपी स्कूल। कौन सी क्लास में? 9th है। क्या हुआ? क्या हुआ? बायो वाले सर है, उनका नाम आशीष सर है। मैंने कहा सर कि सर ने कहा पहले जो याद करा है वो सुना दो, लिख के दिखा दो। तो मैंने कहा सर जो आपने कहा था ना, आपने कहा था कि थोड़ा करके लाना, ज्यादा नहीं होता तो थोड़ा करके लाना, तो मैं थोड़ा करके लाया था याद। तो सर ने ऐसे कहा थोड़ा क्यों करके लाए हो? फिर सर ने मेरे बहुत तेज पीछे डंडे मारे। मैंने कहा सर हाथ मार लो, पीछे लग रही है मेरे बहुत तेज। तो सर ने कहा नहीं, लगने के ऊपर तो मार रहा हूँ। सर ने मारा है, बहुत बेरहमी से मारा। इसके डंडे इतने बुरी तरह से छप रहे हैं सर, और इसे हॉस्पिटल में भी ले जाया गया है, और हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टरों से भी बात की है कुछ आपस में, और घर पे बोला है कि अपने पेरेंट्स को मत बताना, ऐसा तो होता रहता है।
खबर यमुनानगर से है, जहां पर छपार थाना क्षेत्र के तलाखौर गांव में 40 वर्षीय अवतार सिंह की चाकू से हत्या मामले की परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। परिजनों के मुताबिक कल देर शाम मृतक के पिता सुरेंद्र सिंह से बहस हो रही थी। इसी दौरान मृतक के चाचा का बेटा गुरजीत सिंह वहां पहुंच गया और चाकू निकालकर अवतार के ऊपर कई बार वार कर दिए। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने अवतार को मृत घोषित कर दिया। वहीं बीच बचाव के दौरान घायल पिता सुरेंद्र सिंह का प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया गया है। आर्थिक तंगी है जी घर से। हाँ जी, कोई इतनी आमदनी नहीं है हमारे पास। पेंशन से गुजारा करते हैं जी हम। दोनों का खेती कोटी कोई तो नहीं, 2 कनाल 3 कनाल जमीन है, जमीन भी कोई नहीं है जी। आपने ये कनेक्ट कर दिया वॉक थ्रू में। वैसे ही मेरा रेजिडेंस बंगौर में है, आपके थाना क्षेत्र में। अच्छा, हाँ जी। ये कल 3-3:30 बजे की बात है जी। मेरा भाई घर ही था, ये थोड़ा ही ना है, इसने अपने बच्चे को खींच के ले आया और ताला लगा दिया। ताला लगाने से थोड़ी पार्टी वो गुंजाइश में है, पैसे वाली है, तो उसने ताला तोड़ के मेरे भतीजे को चाकू मार। तो मेरा भाई, मैं भी ऐसे ही हूँ, अड्डे उड्डे पे बैठ जाता हूँ सारा दिन, ये काम तो कोई होता नहीं है, तो वहाँ टाइम कट जाता है। मेरे की नूह ने मेरे को फोन करा। आज हमारे पास सूचना आई थी कि भी सुरेंद्र सिंह, ये तलाकोर का निवासी है, इसके लड़के की मौत हो गई है, जिसका नाम, मृतक का नाम अवतार सिंह है। तो जब मौके पे जाकर पता किया गया तो उन्होंने बताया कि कल दोपहर को उसका सुरेंद्र सिंह और अवतार सिंह जो उसका बेटा है, उनका उसके भतीजे गुरदेव सिंह के लड़के के साथ, सुरजीत सिंह है जिसका नाम, उसके साथ उनका आपसी झगड़ा हुआ था। कांकेर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर धान बिक्री को लेकर हुई मारपीट, किसानों को नहीं मिल रहा है धान बिक्री का टोकन। गोंजाहुर क्षेत्र में धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। किसान केंद्र प्रभारियों पर लगा रहे वसूली का आरोप। 2-2 किलोग्राम अतिरिक्त धान वसूली का आरोप लगाया जा रहा है। और कांकेर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर धान बिक्री को लेकर हुई मारपीट, किसानों को नहीं मिल रहा धान बिक्री टोकन। गोंडाहू क्षेत्र में धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाएं, किसान केंद्र प्रभारियों पर लगा रहे वसूली का आरोप। 2-2 किलोग्राम अतिरिक्त धान वसूली का आरोप लगाया जा रहा है।
खबर रायपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित सरकारी आवास पर हलबा हलबी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। इस दौरान बताया कि 27 दिसंबर 2025 को दुर्ग के पुलगांव में समाज का शक्ति दिवस के रूप में सम्मेलन होगा। वहीं 20 जनवरी 2026 को रायपुर में क्रांतिकारी अमर शहीद गैन सिंह जी का 201वां बलिदान दिवस मनाया जाएगा। सीएम साय को प्रतिनिधि मंडल ने सम्मेलन व बलिदान दिवस का आमंत्रण देते हुए कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति देने का आग्रह किया है। आगरा से खबर, जहां पर जमीन के विवाद में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को सीएससी पिनाहट पे भर्ती कराया है। गंभीर घायलों को एम्बुलेंस से हार्ट सेंटर भेजा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना पिनाहट के हुसैनपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन के विवाद में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 1 दर्जन लोग हुए घायल। गंभीर घायलों को एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर किया गया है।
लखनऊ से खबर जहां पर आईएएस कामनी रतन चौहान प्रमुख सचिव राज्य कर बनी। प्रतीक्षारत चल रही कामनी रतन चौहान को मिली तैनाती। लखनऊ आईएएस कामनी रतन चौहान प्रमुख सचिव राज्य कर बनाई गई हैं। प्रतीक्षारत चल रही कामनी रतन चौहान को मिली तैनाती। प्रतीक्षारत चल रहे कामनी रतन चौहान को मिली तैनाती। आईएएस कामनी रतन चौहान प्रमुख सचिव राज्य कर बनाई गई। आईएएस कामनी रतन चौहान प्रमुख सचिव राज्य कर बनी। आईएएस कामनी रतन चौहान प्रमुख सचिव राज्य कर बनाई गई। छह दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। इसकी बरसी पर यूपी में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस गश्त कर रही है। लोगों को रोककर उनकी पहचान के लिए पुलिस डॉक्यूमेंट चेक कर रही है। रेलवे स्टेशन पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। होटलों में रुके लोगों के बारे में पूछा जा रहा है। शहर में गाड़ियों को रोककर उनकी डिग्गी चेक की गई, सामान चेक किए गए। मथुरा में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिना पहचान पत्र वाले और अनधिकृत प्रवेश करने वालों की लगातार जांच की जा रही है। पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट है। पिछले वर्षों की तरह पर्याप्त बल तैनात किया गया, लगातार जांच की जा रही है। वहीं काशी वाराणसी के 80 घाट, नमो घाट और दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती के दौरान विशेष निगरानी की जाएगी। रेलवे स्टेशन की पार्किंग में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड जांच कर रहे हैं। बस अड्डों पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। ये 3 तस्वीरें अयोध्या, मथुरा और वाराणसी की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं की जा रही है, लगातार चेकिंग की जा रही है।
खबर लखनऊ से है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अंबेडकर महासभा कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया और बाबा साहब को नमन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में मौजूद अंबेडकर प्रतिमाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर शरारती तत्वों द्वारा बाबा साहब की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिसे रोकने के लिए सरकार अब हर प्रतिमा के चारों ओर सुरक्षा बाउंड्री वॉल बनवाएगी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर लालजी प्रसाद नर्मल द्वारा संविदा सफाई कर्मियों की समस्या उठाई गई। सीएम ने 1-2 महीनों में हर चतुर्श्रेणी कर्मचारी और संविदा कर्मी को न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने की बात कही है। साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा है। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वॉल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति होती है, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गौरव की अनुभूति होती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के, भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अभी यहाँ पे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी कुछ बातें कह रहे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या संविदा के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको उचित मानदेय मिले। हमारी सरकार ने तय कर लिया है, हमारी सरकार ने तय कर लिया, उसके लिए हमने एक कारपोरेशन का गठन भी कर लिया है और मुझे लगता है कि अगले
1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। जीरो पॉवर्टी का हमारा अभियान भी उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के गरीबों की, उन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है। इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। और खबर लखनऊ से है, जहां पर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 59वें महापरिनिर्वाण दिवस पर शनिवार को देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गहरी चिंता जताई कि संविधान निर्माता के दिखाए रास्ते पर चलकर करोड़ों बहुजनों को अभी तक आत्मसम्मान और स्वाभिमान युक्त अच्छे दिन क्यों नहीं मिले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट में मायावती ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर बाबा साहब को नमन किया है। साथ ही कड़ा सवाल उठाया स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के साथ साथ बाबा साहब की जयंती व पुण्यतिथि पर यह सवाल बार बार मन में उठता है कि संविधान के पवित्र मानवतावादी और कल्याणकारी उद्देश्यों पर आधारित करोड़ों बहुजनों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान युक्त अच्छे दिन कब आएंगे। खबर कानपुर से है, जहां पर हर्षनगर चौराहे का एक वीडियो बेहद चौंकाने वाला है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बिजली विभाग का कर्मचारी ऊंचे बिजली के पोल पर बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी बेल्ट और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बैठा हुआ है और काम कर रहा है। जहां एक छोटी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है, वहीं विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहले बार नहीं है। बिजली विभाग के कर्मचारी आए दिन बिना सुरक्षा के ऊंचे पोल पर छोड़कर काम करते दिखाई देते हैं। इससे बड़ा सवाल है कि करोड़ों की सुरक्षा योजनाओं के बावजूद जमीनी स्तर पर सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही। कानपुर केसों की बड़ी लापरवाही घोर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मैं इस वक्त कानपुर के हर्षनगर चौराहे पे खड़ा हूं, जहां पर बिजली कर्मचारी एक बिजली के पोल पे चढ़ के बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के आधार पे वो काम कर रहा था, जिसके खातिर केसों की पोल जो खोलते हुए नजर आ रही है। हमारे पीछे एक साथ खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरह से बिजली के कर्मचारी जो है बिजली के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो उच्च अधिकारी हैं, सबसे ज़्यादा उनकी बदतमीजी है, क्योंकि अपने निचले कर्मचारियों का किसी तरह का कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। और जबकि ना कोई विदाउट सेफ्टी, जबकि विद्युत विभाग का ऊंचे खंभों के लिए क्रेन सुविधा उपलब्ध है, वो भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। विदाउट सेफ्टी काम करवाते हैं और ऐसे ही विदाउट सेफ्टी के कारण ही बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। आला अफसरों को कोई मतलब नहीं है, जबकि परेड चौराहा बड़ा बिजली घर है, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन किसी तरह का उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब केसो अधिकारी कहते हैं कि हम उनको उनका सीट बेल्ट, हेलमेट सब दिलाते हैं, तब भी वो उसके आधार पर काम नहीं करते। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये तो मान लीजिए विभागीय लोग भी जान सकते हैं, दिलाते हैं नहीं दिलाते हैं, है या नहीं है, ये तो वही जान सकते हैं। बाकी यहाँ जो आते हैं काम करने, तो टूटी हुई सीढ़ी लेकर आते हैं, जिसके दो पाँव होते ही नहीं है, जिसमें दो डंडे नहीं होते, वैसे तो वो काम कराते हैं।
और ना कभी यहाँ क्रेन आती है, ना कभी कोई ऐसी सुविधा आती है कि जिससे सुविधाजनक काम हो सके। ये थी हमारे साथ क्षेत्रीय जनता, उन्होंने बताया जिस तरह से जो यहाँ पर जो मानव विपरीत जो कर्मचारी बिजली के खंभे पर काम कर रहे होते हैं, वो अपनी जान जोखिम डालकर, उनको नहीं लगता कि इतना जान जोखिम हम काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, ये तस्वीर वही खंभा है जिस खंभे पे जो बिजली का विभाग कर्मचारी अभी भी जो काम कर रहा है, वो सीढ़ी लगी है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं, जूम करके मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूँगी, क्योंकि वो सीढ़ी लगी हुई है, वहीं पर वो बिजली विभाग का जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहा था, मगर उसको किसी तरह का कोई डर नहीं था, ना ही इसके पास बेल्ट था, ना ही कोई इसको रिकवरी करने के लिए कोई वो था। अब देखना होगा कि बिजली विभाग कब ऐसे कर्मचारी पर कार्रवाई करता है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। खबर कानपुर से है, जहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर काम करने वाला कानिकोच ब्राह्मण समाज 3000 एक बार फिर अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने जा रहा है। 1995 से समाज द्वारा लगातार हर वर्ष बिना किसी भेदभाव के दहेज रहित सादगीपूर्ण विवाह कराए जाते हैं। इस बार फरवरी 2026 में होने वाले विवाह समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था 1995 से हर साल बिना किसी भेदभाव के सामूहिक विवाह कराती आ रही है। हमारा मकसद है कि कोई भी बेटी सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से अपने घर ना बैठी रह जाए। दहेज प्रथा को खत्म करना और समाज को एकजुट करना ही हमारा संकल्प है। इस बार 11 जोड़ों का विवाह निर्धारित है और सभी तैयारियां पूरी मजबूती से छोड़ रही। ठीक है, तो आती हैं और संस्था के वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी वर्ग के पिता का सम्मान करते हैं, भेंट देके साल विवाह के उनको अंदर लाते हैं, तो विधिवत प्रकार के आयोजन करती आ रही है। इस बार ये हमारा 32वां आयोजन शिवाजी नगर रंगोली के ठीक सामने पार्क है, वहाँ पर 11 कन्याओं को हमारा लेखन जो भी देते हैं उसको दहेज नहीं, हमारा उपहार है जो संस्था द्वारा और दानदाताओं द्वारा दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। और हमारी संस्था की जो माता शक्ति ममता तिवारी जी, सीता जी सभी जो भी हैं, महाराज जी, मतलब पूरा क्षेत्र के जितने भी हमारे गणमान्य हैं लगभग सभी वहाँ पर आते हैं, अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। और समान संस्थाओं के लोग हमारे आते हैं। हमारे यहाँ क्या है, बस हमारी संस्था ब्राह्मण ग्रामर सब सनातन ही ऐसी है, सबको हम लोग लेके चलते सबका सम्मान। ठीक है, तो आती हैं और संस्था के वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी वर्ग के पिता का सम्मान करते हैं, भेंट देके साल विवाह के उनको अंदर लाते हैं, तो विधिवत प्रकार के आयोजन करती आ रही है। लोग वंचित रह रहे हैं, शादी समय से नहीं कर पा रहे और गरीब हैं, उनको ये संदेश जाए कि भैया ये संस्था सबकी शादी करा रही है। अगर नई स्थिति है तो ये करा रहे और अच्छी तरीका से सब काम होता है। यहाँ पूरे जैसे रीति रिवाज के साथ पूरी निभाई जाती हैं सब परंपराएं। और 32वां ये प्रोग्राम है, 31 हो चुके हैं। तो यही सब है कि समाज में। और हमारी संस्था कानपुर ब्राह्मण समाज विगत 31 वर्षों से सामूहिक यज्ञोपवीत और विवाह संस्कार का आयोजन करती आ रही है। प्रत्येक वर्ष हम 11 कन्याओं का विवाह कराते हैं और लगभग 51 बालकों का यज्ञोपवीत लेके चलते हैं। उसमें 31, 41 जो भी हो जाए उसका, और विधिवत बाल मुड़ा करके उनका हमारा यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है और कन्याओं का विधिवत बैंड बाजे के साथ बारात उठती है। पूरा जयमाल कार्यक्रम होता है और नौ दंपत को आशीर्वाद देने के लिए हमारे कानपुर महानगर के सांसद, विधायक लगभग जितने भी हैं गणमान्य उपस्थित होते, वो आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर कानपुर से है, जहां पर जेट स्ट्रीम के लहराने से उत्तर प्रदेश अचानक शीतलहर की चपेट में आ गया। बर्फीली हवाएं चलने से कानपुर में रात का तापमान 4.2 डिग्री पर आ गया है, जो कि सामान्य से 5.4 डिग्री कम है। इसने 53 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में शीतलहर बनी रहेगी।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जो शीतलहर जल्द पड़ने वाली लगी है, उसकी बड़ी वजह यही है। मौसम विज्ञान विभाग ने भी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का पूर्वानुमान नहीं लगाया था, इसका अलर्ट जारी किया गया। विशेष रूप से कानपुर, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर देहात, औरैया शीतलहर का अधिक इटावा और मैनपुरी में असर रहा। अचानक बड़ी सर्दी का असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि पोलर वर्टेक्स के कारण यूपी में अचानक सर्दी बढ़ी है और इस बार जेट स्ट्रीम लग रही है, जो नीचे तापमान गिरने में बड़ी वजह है। इससे यूपी के नीचे के कई राज्यों में शीतलहर अधिक रहेगी, तापमान अभी और गिर सकता है। होती है अभी भी बंगाली खाड़ी में है और डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, उससे नमी भी आ रही है। उस नमी की वजह रहेगा, कहीं कहीं पर कोहरा गिरेगा। जब तापमान 4 डिग्री के नीचे हो जाएंगे वहां कोहरा गिर जाएगा। जिस तरह से अब उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर पूरे कानपुर मंडल से गंगा के मैदानी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक पड़ रहा है, तो अब तापमान भी गिर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में कहीं पर औसत से 2 डिग्री और 7 डिग्री तक तापमान नीचे हैं। जम्मू कश्मीर में 0 डिग्री तापमान पहुंच गए हैं और इसके नीचे भी हैं। आगे आने वाले दिनों में भी यही स्थितियां रहेंगी, लेकिन एक सहूलियत की बात यह है कि दिन में तेज धूप भी निकलेगी और जो प्रदूषण है, चाहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो या हमारा कानपुर मंडल हो या बड़े शहरों आगरा हो, सभी जगह सुबह शाम प्रदूषण भी रहेगा, कोहरा भी रहेगा, लेकिन दिन चढ़ते ही तेज हवाओं के साथ ये प्रदूषण भी कम हो जाएगा, धुंध भी कम हो जाएगी और कोहरा भी छट जाएगा। लेकिन किसानों को सलाह दी जाती है कि अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो रबी की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना सुनिश्चित करें। खबर बुलंदशहर से, जहां पर वन विभाग के अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लिया और बिना परमिशन के आम के पेड़ काटने वाले वन माफिया पर वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। आम की लकड़ी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग की टीम ने लिया अपने कब्जे में। पहासू थाना क्षेत्र में बिना परमिशन के वन माफिया ने काट डाले थे 15 हरे भरे आम के पेड़। वन माफिया का आम के बाग को काटने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी का लदान करने का वीडियो वायरल हुआ था और वायरल वीडियो का वन क्षेत्राधिकारी ने लिया संज्ञान। वन क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंचकर वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। वन क्षेत्राधिकारी आदित्य सिंह बोले, बिना परमिशन के लकड़ी काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हमें सुबह सूचना मिली कि पहासू थाना क्षेत्र के पास गांव फजलपुर के यहाँ आम की एक बगिया है, उसमें कुछ वन माफियाओं के द्वारा कटान लगा दिया गया है। उस पर कार्रवाई करते हुए मौके पर हमारी टीम पहले छानबीन करी और मौके से एक ट्रैक्टर जब्त करते हुए कार्यालय लेके जाया गया है। मौके से 12 से 15 पेड़ों का पातन किया गया है और इस पे जो आदमी थे वो तो भाग गए थे, तो वो अज्ञात में है। उस पर कार्रवाई हम उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे और वाहन को सीज करते हुए रेंज केस पंजीकृत कर दिया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को भावपूर्वक स्मरण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने जीवन भर शिक्षा, समानता और स्वाभिमान की अलख जगाई है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के आदर्श सामाजिक समरसता और न्याय की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया, जो कि सामाजिक समानता और न्याय के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हर वो वचन पूरा करती है जो हम लोगों के साथ करते हैं या उनसे बात करते हैं। चुनाव से पहले हमने बहुत सारे, जैसे उत्तराखंड में हमने यूसीसी का वचन उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने उसको पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे कर्मचारी काम भी कर रहे हैं। इस बार शीतकालीन यात्रा की हमने पहले से ही तैयारियां, सुविधाएं जो वहां पर हो सकती हैं जिससे कि लोगों की यात्रा अच्छी हो, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का वहां सामना न करना पड़े। बिजली है, पानी है, वहां पर गर्म कपड़े हैं, हीटर हैं, गीजर हैं, वो सभी जो है पहले से ही देखने के, जिसके कारण से आदि कैलाश जैसे क्षेत्रों में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या जहाँ 1000-2000 होती थी, वो संख्या 30,000 से भी अधिक संख्या में आ रही है और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। हम हेली सेवाएं भी और विस्तार कर रहे हैं। जगह जगह हम हेलीपैड बना रहे हैं, हेलीपोर्ट बना रहे हैं। देहरादून से जहां आज पूरे देश के लिए विभिन्न रेल सेवाएं भी अच्छी हों, उसके लिए भी अभी नांदेड़ साहब के लिए भी टनकपुर से रेल चलाई गई है। अभी कुंभ हमारे यहाँ होना है, कुंभ मेला 2027 में, तो जितने भी हमारे कुंभ स्थान हैं उन कुंभ स्थानों के लिए सीधी फ्लाइट यहाँ देहरादून से चालू हों, उसके लिए भी आग्रह कर रहे हैं। रात्रि प्रवास पर गरुड़ से लेकर कपकोट तक मैं सड़क मार्ग से ही निकलूंगा, जिससे कि लोगों से मिलता हुआ निकलूं और जो वहाँ की स्थिति है उनका भी आकलन कर सकूं, उसको देख सकूं ठीक से। सर, गन्ना किसानों के जो मांग थी कि समर्थन मूल्य बढ़ा गया, उसको भी आपने बढ़ाना है, उसकी तुलना में क्या बनता है? देखिए, किसान बहुत की पैदावार में पिछले कुछ समय में थोड़ा कमी आई है और हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो गन्ने की पूरी पैदावार करें। सरकार उनकी तोल की, उनकी कीमत की सभी व्यवस्थाएं करेगी। फिर विपक्ष जो है अब जाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण कर रहा है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? इसे चुनावी मुद्दा भी बनाने की देखिए, प्रदेश की जनता जानती है कि विपक्ष के लिए आपदा केवल आपदा के समय में वर्षा काल में सत्र का आयोजन किया भराड़ीसैंण में। उस सत्र में आपदा पर ही चर्चा के लिए हमने सत्र बुलाया था और उस समय में अगर चर्चा में भाग लेते तो निश्चित रूप हमने उत्तराखंड राज्य के लिए समर्पित किया है, उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है। खबर को देहरादून से, जहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का सिख समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके चलते देहरादून के घंटाघर में पूरा सिख समाज हरक सिंह रावत के विरोध में प्रदर्शन करता हुआ दिखाई भी दिया। सिख समाज के साथ हिंदू संगठनों ने भी पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया है। सरदार संतोख सिंह नागपाल ने बताया कि हरक सिंह रावत के बयान से सारा सिख समाज आक्रोश में है। जब तक हरक सिंह रावत सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आक्रोश जारी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ खड़े करके सरदार जी, हाथ खड़े करके 12 बजे मजाक करो भाई। 12 बजे प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस के एक बड़े नेता को हरक सिंह रावत पहुंचते हैं और अपनी बलिदानी कौम सिख समुदाय के लिए बड़ी अपमानजनक टिप्पणी करते हुए हादसे बद अवस्था में उस भीड़ में मजाक उड़ाते हैं, उस बलिदानी कौम का मजाक उड़ाते हैं जिनके कारण हमारा धर्म सुरक्षित है, जिसके कारण आप हरक सिंह रावत सुरक्षित है, जिसके कारण इस देश की स्वतंत्रता सुरक्षित है कि हम धार्मिक मान बिंदु के साथ जी सकते हैं। जागे थे गुरु गोविंद, सारे देश में 4 बच्चे हमारे, अपने पूरे परिवार को इस देश और धर्म के लिए मारने वाले उस सिख समाज का अपमान करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती उनको। सिंह रावत जी ने बयान दिया है, वो उस बयान को देखते हुए सिख समाज पूरा नाराज है और उसी वजह से प्रोटेस्ट खाली देहरादून नहीं, उत्तराखंड में बहुत जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। और कल वो हमारे वकील भाइयों को समर्थन देने गए थे या हमारे सिख समाज को वो बदनाम करने गए थे और उनकी इस हरकत से पूरा सिख समाज में आक्रोश है। सिख समाज ही नहीं, हमारे पीछे आप देख रहे हो हमारे सनातनी समाज भी खड़ा है, वो भी हमारे साथ है। पूरे सब समाजों से हमें समर्थन मिल रहा है, सारे समाज यहाँ इकट्ठे हैं।
खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का सिख समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मजा करो भाई। का सार्वजनिक रूप से अपमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जी ने कल वकीलों के एक सम्मेलन में जाकर के करा, एक विरोध प्रदर्शन में जाकर के करा और इस प्रकार। खबर हरिद्वार से, जहां पर जिला अस्पताल परिसर स्थित मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचने वाले शवों की बेकदरी का शर्मनाक मामला सामने आया है। स्टाफ की लापरवाही से मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखे शव को चूहे ने बुरी तरह नोच डाला। चूहों ने मृतक लखन शर्मा का शव नोचते हुए चेहरे सहित आंख, कान और नाक बुरी तरह से क्षत-विक्षत कर दिए। खास बात यह है कि मृतक ने मृत्यु पूर्व अपनी आंखें दान कर दी थी, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से चूहों ने शव की एक आंख को कुतरते हुए बुरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया है। शव की दुर्दशा जानकारी में आते हुए मौके पर मौजूद मृतक के परिजन भड़क गए। खत्म कर दिया पूरा, क्या कर दिया मेरे भाई। बना दिया हमारा भाई खत्म कर दिया पूरा, क्या कर दिया मेरे भाई। बना दिया हमारा भाई देहरादून के क्षेत्र गढ़ी कैंट के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय में स्पर्श जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करना और ऑनलाइन दस्तावेजों को सत्यापन के माध्यम से पारदर्शिता लाना था। स्पर्श प्रणाली के तहत सभी दस्तावेज ऑनलाइन रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगी जीवित है या नहीं, ये भी सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लिया जाता है। अब ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से कोई भी अनियमितताएं संभव नहीं है। स्पर्श कार्यक्रम इस उद्देश्य से आयोजित किया जाता है जिससे वास्तविक हकदारों को लाभ मिल सके। रक्षा लेखा विभाग द्वारा अपने विभिन्न कार्यालयों में स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत क्षेत्रीय लेखा कार्यालय देहरादून में स्पर्श आउटरीच का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत डिफेंस सर्विस पेंशनर, डिफेंस सिविलियंस इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर सभी की पेंशन संबंधी समस्याओं का निवारण किया गया। इसमें आधार अपडेट, पैन अपडेट जैसी सुविधाएं प्राप्त करवाई गई। उसी के अलावा अगर किसी फैमिली पेंशनर्स को
अपना नाम जुड़वाना है पेंशन के लिए। उसके अतिरिक्त जैसे और भी कई समस्या हैं, उनका भी निवारण किया गया। कुछ ही समस्याओं को ऑन द स्पॉट किया गया और कुछ समस्याओं को प्रयागराज पेंशन तक भेजा गया ताकि उनका जल्द से जल्द निपटान किया जा सके। खबर देहरादून से है, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर एआईसीसी सदस्य करण महारा ने कहा कि कई विधानसभाओं में एसआईआर का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके कारण भाजपा की नीयत पता चल रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं तो ये पता नहीं है, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन ने इस पर काम करना अभी से शुरू कर दिया है। विपक्ष के जो नजदीक के लोग हैं उन्हें भाजपा के कार्यकर्ता चिन्हित कर रहे हैं और अपनी पार्टी को लिस्ट भेज रहे हैं ताकि उनके नाम काटे जा सके। देखिए, उत्तराखंड में हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन आप विभिन्न विधानसभाओं में जाओ, एसआईआर का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नज़दीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र रहे। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी तो उससे कहा जा रहा है अपने माँ बाप के कार्ड्स लेके जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें। खबर अक्सर से है, जहां पर सीएम पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाने का मामला सामने आया। सैदपुर गांव की शिकायतकर्ता समाज सैनी ने सीएम पोर्टल पर गांव में बने बारात घर पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामले दबाने की कोशिश की। सुभाष सैनी ने बताया कि बारात घर पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया था और अधिकारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। काम ही आओ भाई, हमने तो 2 जातकों के साथ भी। सर ये जो है, मैंने पहले तो 4 महीने पहले शिकायत की थी तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करी, 2 महीने हो गए लगभग, 9 अक्टूबर को। उस पर कार्रवाई नहीं हुई कुछ भी। फिर मैंने जो तहसील दिवस लक्सर में जो है 4 नवंबर को शिकायत करी डीएम साहब के समक्ष जाकर। उस पर एडीओ पंचायत ने जो है 3 दिन का समय मांगा था, उसमें कुछ नहीं हुआ। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो है परसों 4 दिसंबर में जो है डीएम साहब के इसकी शिकायत की है, मुख्य विकास अधिकारी की शिकायत करी है। और जी अब देखता हूँ, अब मैं जो है पंचायत राज अधिकारी जो हरिद्वार के पास जा रहा हूँ, उनसे भी बोल लूँगा। उनके मिला आज तक हम तो चाह रहे, गांव में ज़मीन नहीं है, बैठक नहीं किसी गांव में रहा, बारात रुक जा, गांव का भविष्य सुधरेगा, किसी जागती बारात टिकट सुबह अच्छा लगा। अब लोग कहाँ टिकट दे रहे, इसमें कूड़ी कुबाड़ कूड़ी गोस्से पात ने ये काम करा, क्या दारू पीनी भांग पीनी, बैठक बना रखी, रात को 11 बजे तक बैठा। अब कौन जिम्मेदार बना, कोई मर गया, मैं अध्यक्ष नहीं। और देश की बात में फिलहाल लगता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।